नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जीएस जीनियस में। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, पेनिनसुलर प्लेटू अर्थात प्रायद्वीपीय पठार और उसमें से भी सेंट्रल हाईलैंड्स पार्ट 1 जो केंद्रीय उच्च भूमि है अर्थात जो भारत के बीच में उठी हुई भूमि है, उसका भी हम पार्ट 1 आज देखेंगे, जिसमें अरावली की पहाड़ियां, मेवाड़ के पठार और मालवा के पठार को विस्तार से पढ़ेंगे। इसके पहले हमने भारत का जो भौगोलिक विभाजन किया था उसमें आपको बताया था कि उत्तर के पर्वतीय भाग, उत्तर के विशाल मैदान, जो पश्चिम का जो मरुभूमि है और प्रायद्वीपीय भारत को जो हमारे समुद्र तटीय मैदान और द्वीप समूह, इन भागों में हमने बांटा था। और हमने जो उत्तर के पर्वतीय मैदान थे, उत्तर के जो पर्वतीय भाग था, उसको हमने 3 वीडियो के माध्यम से खत्म किया था। इसी प्रकार जब हमने उत्तर के विशाल मैदानी भागों को पढ़ा था तो भी उसके 3 वीडियो थे, और उसके बाद हमने एक वीडियो में जो हमारे डिजर्ट है, मरुभूमि वाला हिस्सा है, उसको पढ़ा था। और अब हम प्रायद्वीपीय पठार को शुरू कर रहे हैं आज से। इसमें ये थोड़ा बड़ा हिस्सा है और अगर इसमें छोटा करने का प्रयास करेंगे तो बहुत से फैक्ट छूट जाएंगे। तो आज हमने उसका जो पहला पार्ट है सेंट्रल हाईलैंड, और सेंट्रल हाईलैंड के भी दो पार्ट में होगा, तो उसको आज हम कवर करेंगे। तो चलिए आइए मित्रों, प्रायद्वीपीय पठार वाला जो वीडियो का पहला जो भाग है उसको हम शुरू करें। उससे पहले हमारी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि हमारे लेटेस्ट वीडियो फिजिकल ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी और करंट पे जो वीडियोस हम लगातार रोज डाल रहे हैं, किसी दिन 2, किसी दिन 3, 4, तो वो सभी आपके पास नियमित रूप से पहुंचते रहें और आपकी तैयारी सुचारू रूप से चलती रहे। तो सबसे पहले तो हम पिछला रिवाइज कर लेते हैं। हमने देखा था कि हमारा जो भारत है वो सबसे पहले तो ये हमारा उत्तर का पर्वतीय भाग है, जो यहाँ से शुरू होकर के उत्तर पूर्व तक यहाँ तक जाता है। ये हमारा पर्वतीय भाग है, बीच में नेपाल का हिमालय है, उसकी बात हम नहीं करेंगे। तो ये हिस्सा और ये हिस्सा हमने देखा था। उसके बाद हमने ये हमारा राजस्थान, हरियाणा, पंजाब का जो मैदान है, फिर गंगा के मैदान है, और ये उसके बाद असम में जो है ब्रह्मपुत्र के मैदान है। ये हमारा दूसरा हिस्सा है। इसको हमने एक बार में हरियाणा, पंजाब और राजस्थान देखा था, दूसरे में तीनों गंगा के मैदान, ऊपर, मध्यम और निचले, और उसके बाद तीसरे में हमने असम ब्रह्मपुत्र का मैदान ये देखा था। इसके अलावा हमने ये जो हमारा पश्चिम में जो डिजर्ट पड़ता है राजस्थान का, गुजरात का, उसको देखा था। आज हम प्रायद्वीपीय भारत को जो है, प्रायद्वीपीय पठार वाला जो हमारा हिस्सा है, हम उसको शुरू करेंगे। ये हमारा हिस्सा जो है, ये इसी को कहते हैं प्रायद्वीपीय पठार। ये कोई एक पठार नहीं है, इसमें कई पठारों की श्रृंखला है, जिसको हम बारी बारी से पढ़ेंगे। यही है प्रायद्वीपीय पठार। मैप में मैंने आपको दिखा दिया है, अब आप समझ गए होंगे हम किस हिस्से की बात कर रहे हैं। अभी जो मैंने कहा कि कोई एक पठार नहीं है, ये कई पठार हैं इसमें। तो जो प्रायद्वीपीय पठार है उसको अध्ययन के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने 5 भागों में डिवाइड कर रखा है। पहला है सेंट्रल हाईलैंड्स अर्थात मध्य की उच्च भूमि, दूसरा है ईस्टर्न प्लेटू, पूर्वी पठार, ये छोटा नागपुर, बिहार और इस तरफ, फिर नॉर्थ ईस्टर्न प्लेटू अर्थात उत्तर पूर्वी पठार, इसमें मेघालय के पठार और उधर जो उत्तर पूर्वी राज्य हैं उनमें जो पठारी और क्षेत्र और जो छोटी छोटी पहाड़ियां हैं उनको शामिल करेंगे। उसके बाद डेक्कन प्लेटू, दक्षिण का पठार, इसमें तेलंगाना का पठार, कर्नाटक का पठार, उसके अलावा जो ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट हैं और जो दक्षिण की पहाड़ियां हैं उन सबको शामिल करेंगे। और चौथा एक सदर्न हिल्स है, जो दक्षिण की जो पहाड़ियां हैं, कार्डमम हिल्स और ये सब, इनको पढ़ेंगे। आप समझ सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5 लेक्चर तो यही है अलग अलग, और उसमें भी कुछ बड़े बड़े लेक्चर्स हैं, जैसे दक्षिण की पहाड़ियां होंगी, डेक्कन प्लेटू होगा, और इसके अलावा ये सेंट्रल हाईलैंड्स हैं। इनको भी एक वीडियो में नहीं बताया जा सकता, इसलिए सेंट्रल हाईलैंड्स को हम 2 वीडियो में शुरू कर रहे हैं। आज उसी में क्रम में हमारा पहला वीडियो है।
तो आइए सेंट्रल हाईलैंड्स को हम देखते हैं चित्र में। ये हिस्सा जो है हमारा, जो ये विंध्याचल की पहाड़ियां हैं, विंध्य रेंज है, विंध्याचल की श्रेणियां हैं, इन्हीं को हम जो है, इसके ऊपर की भूमि जो है, इसको हम क्या कहते हैं, सेंट्रल हाईलैंड्स कहते हैं, अर्थात केंद्र का उठा हुआ भाग। ये पोर्शन है जो मैंने लाल रंग से रंग दिया है। इसमें आप देखिए, ये आरावली की पहाड़ियां हैं, ये आरावली की पहाड़ियां हैं, और ये जो है हमारा, ये विंध्य रेंज है। फिर ये सतपुड़ा की पहाड़ियां हैं, और उसके बाद ये महादेव हिल्स हैं, और मैकाले हिल्स हैं, और ये वेस्टर्न घाट है। ये हमारा जो है विंध्याचल पर्वत है। तो चलिए आइए मित्रों, देखते हैं। ये एक बेहतर मैप है समझने के लिए। जो हमारे सेंट्रल हाईलैंड्स हैं, उसको हम इस प्रकार से समझते हैं कि उसका जो पहला हिस्सा है वो है आरावली की पहाड़ियां, दूसरा मेवाड़ का पठार या मारवाड़ का पठार, तीसरा है मालवा का पठार, चौथा है बुंदेलखंड और बघेलखंड की पठार, और उसके बाद विंध्य की पहाड़ियां और सतपुड़ा की पहाड़ियां। ये मैंने आपके समक्ष रख दिया। पहला ये है आरावली, दूसरा मेवाड़ का पठार, तीसरा जो है ये हमारा मालवा का पठार, चौथा जो है बुंदेलखंड, बुंदेल और बघेलखंड को एक साथ पढ़ेंगे, और उसके बाद हमारा ये जो हमारी विंध्य रेंज है, ये पांचवा है, और ये हमारा सतपुड़ा की पहाड़ियां हैं, जो सतपुड़ा रेंज है वो ये है आपके सामने। तो सेंट्रल हाईलैंड्स में हमारा यहाँ से लेकर के और ये हिस्सा कवर होता है। एक बार फिर से इसको साफ करके बता देते हैं। ये हिस्सा हमारा सेंट्रल हाईलैंड्स में कवर होता है, लगभग ट्रायंगुलर शेप है इसका। तो चलिए आइए आगे आप फैक्ट्स देखते हैं। सेंट्रल हाईलैंड्स अर्थात मध्य की उठी हुई भूमि, उच्च भूमि, ये स्लाइटली एलिवेटेड है, अर्थात इसकी ऊंचाई बहुत ज्यादा नहीं है, बस थोड़ी सी उठी हुई है। और इसके जो पश्चिम में क्या है, अरावली की पहाड़ियां हैं, और सतपुड़ा रेंज है दक्षिण में, ईस्ट में अर्थात पूरब में राजमहल हिल्स है, वो ईस्टर्न जो प्लेटू है उसका हिस्सा है राजमहल हिल्स, और उत्तर में क्या है, ग्रेट नॉर्दर्न प्लेन्स है, अर्थात इसको देखते हैं। उत्तर में क्या है, नॉर्दर्न प्लेन्स है, गंगा के प्लेन्स हैं। दक्षिण में क्या है, दक्षिण में है सतपुड़ा, इधर क्या है, राजमहल हिल्स है, और इधर आरावली की रेंज है। ये कुछ इस प्रकार से इसका एक्सटेंशन है। यहाँ की जो पहाड़ियां हैं उनकी जो ऊंचाई है वो 700 से 1000 मीटर के आसपास है, और जो इसका स्लोप है वो उत्तर की तरफ या उत्तर पूर्व की तरफ इसका स्लोप है, अर्थात मैदानी भाग की तरफ इसका स्लोप है। इसमें जो अभी हिस्सा मैंने आपको मैप में दिखाया था, आरावली की रेंजेस हैं, मेवाड़ का पठार है, मालवा का पठार है, बुंदेलखंड का पठार है, विंध्याचल रेंज है, और सतपुड़ा की रेंज है। इसमें बुंदेलखंड और बघेलखंड को हम एक साथ ले लेंगे। तो सबसे पहले आइए देखते हैं आरावली की जो श्रेणियां हैं उनके बारे में देखते हैं। ये रिजाइडुअल माउंटेन्स है, अर्थात अवशेष जो पर्वत है, अर्थात किसी जमाने में ये बहुत ऊंचे ऊंचे रहे होंगे, लेकिन समय के साथ इनका अपरदन हुआ और ये घिस करके काफी नीचे, मतलब कम ऊंचाई के हो गए हैं, और इनको विश्व के सबसे पुराने मूलधार पर्वत कहा जाता है। विश्व के जो सबसे पुराने पर्वत हैं, या जो विश्व में सबसे पुरानी अवसंरचना इस समय धरती पर मौजूद है, तो वो आरावली की पहाड़ ही है। माना जाता है इनमें जो फोल्डिंग शुरू हुई थी वो प्री कैम्ब्रियन या आर्कियन पीरियड है उसमें शुरू हुआ है। लगभग 2.5 बिलियन वर्ष पूर्व आरावली की जो पहाड़ियां हैं, जो उनकी रेंजेस है, श्रेणियां हैं, उनका उत्पत्ति हुई होगी। इनकी जो लंबाई है पहाड़ियों की वो लगभग 800 किलोमीटर है,
अहमदाबाद के पास से शुरू होते हैं और दिल्ली तक नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन मतलब कुछ ऐसे, इधर हो गया ईस्ट, इधर हो गया नॉर्थ, तो ये हो गया नॉर्थ ईस्ट। ये कुछ इस प्रकार अहमदाबाद से शुरू होके दिल्ली तक इसका फैलाव है। और यहाँ पर माही, लूनी, जजोरी, बांदी, सुकरी, ये छोटी छोटी धाराएं निकलती है आरावली से और आगे जाकर के कच्छा फरन में लुप्त हो जाती हैं। और ये जो आरावली की पहाड़ियां हैं, इनका जो सबसे ऊंची चोटी है उसको गुरु शिखर कहते हैं। और गुरु शिखर है कहाँ पे? ये आबू की पहाड़ियां, माउंट आबू को आपने सुना होगा, या उसी को कहते हैं अरबूता की पहाड़ियां हैं राजस्थान में। ये वहीं पर गुरु शिखर है, इनका जो हाईएस्ट पीक है। और ये जो बालू के टीले होते हैं, सैंड ड्यून्स, जिनको बरखांस कहते हैं, ये यहाँ की मुख्य विशेषता है इस क्षेत्र की, आरावली की पहाड़ियों। जो आरावली की पहाड़ियां हैं, अगर वो दक्षिण की तरफ हम उदयपुर की तरफ चले जाएं, उदयपुर एक जिला है राजस्थान में, वो अगर उदयपुर, हाँ उदयपुर से एक और न्यूज है उदयपुर को, कि पूरे के पूरे उदयपुर को जो है वो आर्द्रभूमि स्थल घोषित कर दिया गया है भारत की ओर से। तो ये पहला शहर है जो पूरा का पूरा आर्द्रभूमि जो है घोषित हुआ है। तो सदर्न जो ये पार्ट है हमारा आरावली रेंजेस का, उदयपुर के पास पड़ता है, वहां पे इसको जग्गा हिल्स भी कहते हैं, जग्गा की पहाड़ियां। और अगर अलवर की तरफ चले जाएं तो वहां पर इनको हर्षनाथ की पहाड़ियां कहते हैं। अर्थात ये आरावली की पहाड़ियों को ही उदयपुर की तरफ जो दक्षिण में जग्गा की पहाड़ियां कहते हैं, और अलवर की तरफ इनको हर्षनाथ की पहाड़ियां कहते हैं। और ये इतना विशाल पहाड़ है कि गुजरात में है, राजस्थान में है, हरियाणा में कुछ पोर्शन है और दिल्ली तक फैला हुआ है। और आरावली की पहाड़ियों को ही मेवात की पहाड़ियां भी कहते हैं, क्योंकि इसी में मेवात क्षेत्र भी पड़ता है। आरावली की पहाड़ियां राजस्थान को, जो हमारा राजस्थान राज्य है, उसको दो हिस्सों में बीच से बांट देती हैं, दो बराबर हिस्सों में डायगोनली बांटती है। और यहाँ की जो मुख्य नदी है वो लूनी नदी है, जो कि आरावली की पहाड़ियों से निकलती है और फिर नीचे उतर के राजस्थान होते हुए गुजरात में चली जाती है। और थार डिजर्ट में जो रन ऑफ कच्छ है वहां जाके वो विलीन हो जाती है, अर्थात डिसअपियर हो जाती है। मतलब ये समुद्र तक नहीं पहुंचती है, उसके पहले ही समाप्त हो जाती है। आरावली की पहाड़ियों को जो है एक जो जल विभाजक, वाटरशेड की तरह यूज किया जाता है। ये जो है दो प्रकार के जो ड्रेनेज सिस्टम है उनको अलग करता है। एक तो राजस्थान प्लेन्स में जो छोटी छोटी नदियां निकलती हैं वो राजस्थान प्लेन्स में और रन ऑफ कच्छ की तरफ चली जाती हैं, और दूसरी जो नदियां हैं जो इस तरफ है वो गंगा के प्लेन्स की तरफ मुड़ती हैं। अर्थात बीच में आरावली के पहाड़ आ जाते हैं और इधर की जो नदियां हैं वो इधर ढाल है तो उधर जाती है गुजरात और राजस्थान की तरफ, और दूसरी तरफ की जो नदियां हैं वो यही आरावली से मुड़ते हुए और गंगा होते हुए गंगा के प्लेन्स में होते हुए सीधे बे ऑफ बंगाल में चली जाती हैं। अर्थात यह एक जल विभाजक की तरह काम करता है। अगला देखते हैं मेवाड़ प्लेटू, अर्थात मेवाड़ के पठार। ये आरावली की जो पहाड़ियां और जो मालवा का पठार है ये उनके बीच में स्थित है। मैंने आपको अभी चित्र में मैप में दिखाया था कि मालवा के पठार और आरावली की जो पहाड़ियों के बीच में जो हरा वाला हिस्सा देख रहे हैं यही मेवाड़ के पठार है। तो ये आरावली की पहाड़ियां और मालवा के पठार के बीच में स्थित हैं और बहुत बड़ा क्षेत्र नहीं है ये। अगर मालवा के पठार से तुलना करें तो काफी छोटा क्षेत्र है। ये कहाँ तक फैला हुआ है? ये पूर्वी राजस्थान और मध्य प्रदेश के कुछ क्षेत्र में फैला हुआ है मेवाड़ का पठार, और इसकी हाइट जो है काफी कम है। ये समुद्र तल से केवल 250 से 500 मीटर के आसपास ही इसकी ऊंचाई है। चूंकि काफी ज्यादा अपर्दन हुआ है इसके कारण ये अब पठार न दिखाई देकर ये अब एक मैदानी भाग की तरह दिखता है। और ये अपर्दन हुआ क्यों है कि वहां पे जो बनास नदी थी, उसकी बनास नदी और उसकी जो सहायक नदियां हैं उनके द्वारा जो अपर्दन किया गया है उसके कारण अब ये पठार की शक्ल में न होकर के केवल जो है मैदानी भाग लगने लगा है। जो उत्तरी मध्य प्रदेश है वहां पर भी ये पठार है। वहां पर ये
तिकोने आकार में हो जाता है और दो अलग अलग तरह के ड्रेनेज सिस्टम वहां पे मिलते हैं। एक वो ड्रेनेज सिस्टम है जो नर्मदा और माही नदी का है, जो अरेबियन सी की तरफ जा रहा है, जो ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में अरेबियन सी की तरफ जा रहा है। और दूसरा जो नदियां हैं वो चंबल, बेतवा और ये सब जो उसकी सहायक नदियां हैं, ये मेवाड़ के पठार से होते हुए जाके यमुना में और गंगा में, और अल्टीमेटली यमुना कहाँ जाती है, गंगा में मिल जाती है, और अल्टीमेटली बे ऑफ बंगाल में मिल जाती है। अर्थात ये जो मालवा का पठार है, ये मेवाड़ का जो पठार है, इसमें हमको दो तरह के ड्रेनेज सिस्टम दिखाई दे रहे हैं। जो नदियों का तंत्र दिख रहा है, एक वो है जो वेस्ट टू ईस्ट जा रहा है, और एक ईस्ट टू वेस्ट जा रहा है, और दूसरा वेस्ट टू ईस्ट जा रहा है। जो हमारा ईस्ट टू वेस्ट जाता है वो नर्मदा और ये जो उसकी सहायक नदी माही नदी है उसका तंत्र है, और दूसरा हमारा इधर गंगा यमुना का तंत्र है जो हमारा ईस्ट टू वेस्ट, वेस्ट टू ईस्ट जाता है। तो ये चंबल बेतवा का जो तंत्र है और नर्मदा माही का जो तंत्र है, ये अलग अलग इस यहीं पर हमको दिखाई देता है। अगला जो हम पठार पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे मालवा का पठार। ये पेनी प्लेन है। प्लेनी प्लेन का मतलब एक झूठा मोटा प्लेन है, जो अब पहले कभी पठार रहा होगा, अब वो काफी अपर्दन के कारण काफी बराबर समतल हो गया है। यहाँ पर कैसी मिट्टी पाई जाती है, काली मिट्टी पाई जाती है। और ये काली मिट्टी आई कहाँ से है, ये जो लावा की चट्टाने हैं, ये इनके अपर्दन से जो मिट्टी बनी है, काली मिट्टी बनी और बहुत उपजाऊ जमीन होती है। और ये जो मालवा के पठार का स्लोप है, ये गंगा के मैदान की तरफ है, इसलिए जो मालवा के प्लेटू से और जो उधर विंध्याचल की तरफ से जो नदियां निकलती हैं, वो दक्षिण भारत की तरफ न जाकर के उत्तर के मैदानी भाग की तरफ आके गंगा या यमुना में मिल जाती हैं। यहाँ की जो महत्वपूर्ण नदियां हैं, बेतवा, पार्वती, काली, सिंध, चंबल, ये सभी जाकर के सीधे यमुना नदी में मिलती हैं। और इन नदियों के आसपास और उनके बीच का जो दोआब है वो काफी उपजाऊ है। एक तो पहला कारण कि नदियों के गुजरने के कारण जो वहां पर पानी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है खेती के लिए, और दूसरा कारण है वहां की काली मिट्टी जो लावा के अपर्दन से बनी है और काफी अधिक मात्रा में उसमें खनिज मौजूद है, जो कि कृषि कार्य के लिए बहुत उपयोगी है। इस पार्ट का जो ऊपरी हिस्सा है इस पठार का, सब कुछ अच्छा नहीं है वहां पे। जो इस पठार का ऊपरी हिस्सा है वहां पर बीहड़ बन गए हैं, जिसको रिवाइंस भी कहते हैं, बड़े बड़े नाले जो है बन गए हैं। और उसका कारण क्या है कि वहां पर जो नदियां हैं, चंबल, बेतवा, इन्होंने इस जो बड़े बड़े नाले बना दिए हैं, उसके कारण जो ऊपरी हिस्सा है वहां पर खेती नहीं हो पाती है, और वो अपने साथ जो उपयोगी जो ऊपर की मिट्टी थी जो काफी फर्टाइल थी, उसको अपने साथ बहा ले गई हैं। अब वहां पे केवल बड़े बड़े खड्ड, गड्ढे और नाले, बीहड़ और रेवाइंस बचे हैं। दिस अपर पार्ट ऑफ प्लेटू इज मोस्टली एडवर्सली अफेक्टेड बाई गली इरोजन। जो अभी आपको जो फिजिकल ज्योग्राफी में हम पढ़ाएंगे कि अपर्दन के प्रकार कितने होते हैं, तो उसमें आप पढ़ेंगे अवनलिका अपर्दन। अवनलिका अपर्दन, तो वहां पर ये जो ये क्षेत्र है, ये जो आपका मालवा के पठार का जो ऊपरी हिस्सा है, वो अवनलिका अपर्दन का सबसे जो सुटेबल, मोस्ट अप्रोप्रिएट एग्जाम्पल है अवनलिका अपर्दन का। और ये खेती के लिए बिल्कुल भी सुटेबल नहीं है जमीन, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जो ऊपर की फर्टाइल लैंड है वो जा चुकी है। तो मित्रों, मैंने आपके समक्ष जो पेनिनसुलर प्लेटू का जो पहला हिस्सा है, सेंट्रल हाईलैंड्स अर्थात मध्य की उच्च भूमि, और मध्य की उच्च भूमि में भी जो 6 पोर्शन है उनमें से 3 को मैंने आपके समक्ष प्रस्तुत किया, जिसमें मैंने आपको आरावली रेंजेस और मेवाड़ के पठार और मालवा के पठार को डिटेल में पढ़ाया। उनका स्लोप किधर है, उनका एक्सटेंशन किधर है, उनकी ऊंचाई कितनी है, और वहां से नदी कौन कौन सी होगी गुजरती है, ये सब मैंने आपको बताया। अगले पार्ट में हम लोग विंध्य रेंज और सतपुड़ा रेंज और जो है इन दोनों को डिटेल में देखेंगे। तो चलिए मित्रों, वीडियो को यही समाप्त, और बुंदेलखंड के पठार भी देखेंगे अगले उसमें।
तो इस वीडियो को यही समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लगा हो और हमारा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। धन्यवाद।